हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी के अंदर, जब इंटरव्यू आपसे टेक्निकल रिलेटेड टू द ट्रेड क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द शोक पिट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम विच टाइप ऑफ एरिया। शोकने वाले गड्ढे को किस प्रकार के क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। तो द शोक पिट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द हाई ट्रैफिक एरिया। जो शोकने वाले गड्ढे हैं उसको हमें उच्च यातायात वाले क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। तो एक तरीके से हम ऐसा कहते हैं कि शोक पिट मतलब एक ऐसा गड्ढा, जैसे लैट्रिन के गड्ढे होते हैं तो ऐसे गड्ढे। तो शोक पिट इज आल्सो नोन एज शोक ए वे और ए लिच पिट। इट इज कवर्ड विद पोरस वॉल चैम्बर दैट अलाउ द वाटर टू स्लोली शोक इनटू द ग्राउंड। जैसे लैट्रिन का जो गड्ढा होता है उसमें जो पानी जा रहा है, हम जो पानी डालते हैं तो वो गड्ढा क्या है कि धीरे धीरे उस पानी को सोख रहा है। जो पानी किसके अंदर जा रहा है, वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो ऐसे गड्ढे को हमें हाई ट्रैफिक एरिया से बचाना चाहिए, क्योंकि उस पर जो गड्ढा है वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, या जो भी हमने उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है या चैम्बर लगाया हुआ है वो टूटने का खतरा रहता है। अगर हैवी लोड उसके ऊपर चलेंगे या जो स्मॉल लोड है, लाइट लोड है, लेकिन रेगुलरली चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो इसके कारण क्या है कि वो गड्ढा डैमेज हो सकता है। तो सोखने वाले गड्ढे को हमें उच्च यातायात क्षेत्रों से हमें बचाकर रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द पिट इज in full the सुलभ शौचालय, the flow should be diverted to the second pit and the filled up pit should be deslugged after how many year the rest period। जब सुलभ शौचालय में उपयोग में आने वाला गड्ढा भर जाता है तो उसके प्रवाह को दूसरे गड्ढे की ओर मोड़ देना और भरे हुए गड्ढे को कितने वर्ष की शेष अवधि के बाद हमें साफ कर देना चाहिए। तो एक तरीके से सुलभ शौचालय का मतलब होता है जो लैट्रिन के गड्ढे होते हैं। मान लो हमने ऐसा किया हुआ है, 2 कुएं एक साथ खोद दिए, जो भी जहाँ पे भी हमारा जो लैट्रिन से रिलेटेड कोई भी मल वगैरह जो जा रहा है, उमन का मल, तो मान लो एक गड्ढा भर गया है तो एक गड्ढा भरने के बाद उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे गड्ढे में, और जो पहले वाले गड्ढे हैं, पहले वाले गड्ढे को हमें लगभग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 ईयर में हमें उसकी सफाई है वो कर देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विच स्टेज ऑफ द सीवरेज ट्रीटमेंट रिमूव द डिजोल्ड एंड सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर। सीवेज उपचार का कौन सा चरण विघटित और निलंबित जैविक पदार्थ हटा देता है। तो ये होता है हमारा सेकंड ट्रीटमेंट या फिर तृतीय उपचार। तो सेकंड ट्रीटमेंट इन द सीवरेज ट्रीटमेंट रिमूव द डिजोल्व एंड द सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर। तो कोई भी एक तरीके से जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मल वगैरह आ रहा है, जैसे STP और ETP प्लांट होते हैं जो हमारे मल को एक तरीके से खाद में परिवर्तित कर रहे हैं और उसकी सफाई कर रहे हैं, मतलब एक प्यूरीफाई कर रहे हैं उस चीज़ को।
तो एक तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है वो एक नंबर ऑफ स्टेज में होता है। तो जो हमारी जो सेकेंडरी स्टेज होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवर ट्रीटमेंट रिमूव द डिजोल एंड द सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज अमंग द फॉलोइंग मेथड दैट कैन बी यूज एज ए सीवरेज प्यूरिफिकेशन। इनमें से किस विधि को सीवेज शोधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड या फिर जैविक विधियाँ। बायोलॉजिकल मेथड दैट कैन बी यूज एज ए सीवेज प्यूरिफिकेशन। तो जैविक विधियाँ को हम सीवेज शोधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर हैजार्डियस लिक्विड वेस्ट। खतरनाक तरल कचरे के निपटदान के लिए एक तरल अपशिष्ट निपटदान विधि होती है। तो इसको हम बोलते हैं भस्मीकरण या फिर इंसिनरेशन। उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन या फिर भस्मीकरण। तो भस्मीकरण एक खतरनाक तरल जो कचरे होते हैं उसके निपटदान के लिए एक तरल अपशिष्ट निपटदान एक विधि होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शहर का जो कूड़ा करकट होता है या कोई भी जो वेस्ट होता है उसको एक पॉइंट पर शहर में इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे उसको जला दिया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, जो भी प्रोसेस उसको करनी होती है। तो उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन या फिर भस्मीकरण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डिप्टेरा मीन्स। तो डिप्टेरा शब्द का अर्थ क्या है। तो डिप्टेरा अर्थ का अर्थ होता है 2 विंग्स या फिर 2 पंखिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड पॉइजनिंग एंड द फूड स्पॉइलेज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भोजन विषाक्तता और भोजन खराब होने के कारण जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हमें सही विकल्प चुनना है। तो द फूड पॉइजनिंग एंड द फूड स्पॉइलेज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन जैसे बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा या एनिमल डेड्री होगी, कैट सिलाइवा हो गया और हाउस डस्ट हो गए। तो इसमें आते हैं ये जितने भी सारे हमारे ये हैं जैविक प्रदूषण या फिर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशन सराउंडिंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। तो ये होती है हमारी फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन सराउंडिंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया। फ्लाई ऐश जैसे कि आपने कोई शुगर मिल वगैरह देखी हो, तो शुगर मिल से क्या है कि एक तरीके से छाई निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम भी किसी को चीज़ को जलाते हैं तो जलाने के बाद कुछ पतंगी ऐसी उड़ती है, तो वो उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश इज ए मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशन सराउंडिंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निकोटीन इज ए डैश टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। निकोटीन एक प्रकार का डैश कीटनाशक है। तो निकोटीन हमारे क्या एक नेचुरल कीटनाशक है या फिर प्राकृतिक कीटनाशक है। तो निकोटीन इज ए नेचुरल टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। निकोटीन एक प्रकार का प्राकृतिक कीटनाशक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हर्बिसाइड्स इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर्बिसाइड सभी कीटनाशकों में सबसे आम है, तो सही विकल्प का चयन करें। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स यूज। तो सभी कीटनाशकों के लगभग का 80% होता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन सम हाउसहोल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, इट आल्सो फाउंड इन सम माउथ वाशेज एंड इन डिसइंफेक्टेंट सोप एंड द हैंड वाशेज। डैश विभिन्न घरेलू कीटनाशकों में पाए जाने वाला सक्रिय तत्व है
यह कुछ जैसे जो माउथ वॉश होते हैं या कीटाणु नाशक होती है। तो ये होती है हमारी फिनोइल या फिनोलिक वो बोलते हैं। जैसे फिनाइल देखा होगा कि आपने झाड़ू पोछा या कोई भी हाथ को साफ करना हो तो एक तरीके से डिटॉल की सोप भी आती है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं उसको फिनोलिक या फिर फिनाइल। तो फिनोलिक आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सम हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। इट इज़ फाउंड इन सम माउथ वॉशेज एंड इन द डिसइंफेक्टेंट सोप एंड द हैंड वॉशेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो जो हमारा जो फिनोलिक होता है तो वो होता है इट इज़ ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डन टू inoculation loops and the straight wire in the microbiology lab for the streaking। माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्ट्रीकिंग के लिए जो इनोक्यूशन लूप और द स्ट्रेट वायर में जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम करते हैं फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग इज डन टू इनोक्यूलेशन लूप्स एंड द स्ट्रेट वायर इन माइक्रोबायोलॉजी लैब फॉर द स्ट्रीकिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। तो एक तरीके से उसको क्या है कि इसका मतलब होता है बर्नट या बर्न ब्राइटली, अति प्रवलचित चमत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंप्स फोर्स एयर इनटू एन एयर टाइट टैंक containing the spray liquid that move the spray liquid under the pressure through the nozzle of its atomization। पंप वायु को एक एयर टाइट टैंक से दबाकर रखता है जिसे तरल स्प्रे पदार्थ होता है। तो उस जो तरल स्वभाव हो जाए दूषित हवा कह सकते हैं जो पंप कर रहा है एयर को, जहाँ पे एयर टाइट होती है और स्प्रे फॉर्म में जो करता है तो वो होता है हमारा एयर कंप्रेसर पंप। तो एयर कंप्रेसर पंप मेनली क्या होता है कि उसमें एक पंप होता है जो कि एयर को कंप्रेस करता है और एटमाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ द नोजल विद एक तरीके से जो फुहारे होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा तो स्प्रे करता है विद द हेल्प ऑफ द नोजल इन द फॉर्म ऑफ एटमाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉनिटरिंग द एयर फॉर द हैजार्डियस कंटामिनेंट विच मे पोटेंशियली लीड टू द वर्कर इलनेस और ए डेथ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हवा में उपस्थित खतरनाक प्रदूषकों की निगरानी करना जो कि संभावित रूप से श्रमिकों की मृत्यु या बीमारी का कारण बनता है, तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल हाइजीन या फिर व्यावसायिक स्वच्छता का। तो क्या हो कि जो दूषित हवा होती है उससे हमें अपने वर्करों की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए हम प्रॉपर वेंटिलेशन लगा सकते हैं या उनको पहनने के लिए मास्क दे सकते हैं। तो द मॉनिटरिंग द एयर ऑफ द हैजार्डियस कंटामिनेशन विच मे बी पोटेंशियल लीड टू द वर्कर इलनेस और द डेथ। तो ये होती है हमारी ऑक्यूपेशनल हाइजीन या फिर व्यावसायिक स्वच्छता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एंटर द डीप लंग्स एंड इज कंसिडर टू बी लेस देन 10 माइक्रोमीटर AED। यह फेफड़ों के भीतर तक प्रवेश करता है और इसे 10 माइक्रोमीटर AED से कम माना जाता है। तो यहाँ AED का मतलब होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेबल डस्ट। जो भी हम सांस लेते हैं उसके कारण जो धूल है वो हमारे अंदर जाती है, तो वो क्या है कि हमारे फेफड़ों को ख़राब कर देती है। अगर वो 10 माइक्रोमीटर से एक तरीके से जो इनका साइज होता है जो भी धूल के जो कण होते हैं, तो ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो यहाँ AED स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। Next question is LMRI is a new tool adequate to be used in the companies where the safety risks are relevant in this the M stand for। तो LMR एक नवीन उपकरण है जिसका उपयोग उन कंपनियों में किया जाता है जहाँ तीव्र या सुरक्षा
जोखिम बने रहते हैं। तो इसमें जो एम का अर्थ क्या है, तो LMR का जो मतलब होता है वो होता है लास्ट मिनट रिस्क एनालिसिस। तो यह हमसे पूछा गया है किसका मतलब, एम का मतलब, तो एम का मतलब होगा मिनट। तो LMRA स्टैंड फॉर लास्ट मिनट रिस्क एनालिसिस। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PPE इज द clothing or equipment designed to be worn by the someone to protect them from the risk of injury or illness, then E stand for। PPE ऐसे वस्त्र या उपकरण हैं जो किसी भी चोट या बीमारी से के जोखिम से बचाने के लिए पहने जाते हैं, उनका अर्थ क्या है। तो PPEs क्या होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, सुरक्षा के उपकरण होते हैं। ये हमें पहनकर ही काम करना चाहिए ताकि हमें चोट ना लगे या कोई भी बीमारी ना हो। जैसे कोई ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ धूल वगैरह है तो वहाँ पे हम मास्क का उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें सिर पे चोट लगने का खतरा है तो वहाँ पे हम हेलमेट पहन सकते हैं। तो यहाँ PPE में जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब होता है इक्विपमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कम्युनिकेबल डिजीज इज वन दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू ए वैरायटी ऑफ वे दैट डज नॉट इंक्लूड। एक संचरणीय रोग यह है जो विभिन्न माध्यमों में से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसमें क्या शामिल नहीं है। तो ये इसमें शामिल नहीं होता है जेनेटिक और द लाइफस्टाइल फैक्टर, आनुवांशिक या फिर जीवन शैली इसमें शामिल नहीं होती कम्युनिकेशन डिजीज़ के अंदर, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे के अंदर फैलती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर फॉर ए कम्युनिकेबल डिजीज टू अकर द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। एक संचरणीय रोग होने के लिए किन कारणों का होना आवश्यक होता है। तो संचरणीय रोग या कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसके लिए एक फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल इनएक्टिविटी का होना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। व्हेन द वर्ड इम्यूनाइजेशन द वीक कम्स। जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है कब आता है, तो ये जो विश्व टीकाकरण जो सप्ताह आता है ये आता है लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल। तो जैसे कि जब ये PDF बनाई गई थी तो हो सकता है 2017-18 चल रही हो उस समय में या 19 चल रही हो, लेकिन आप इतना याद रखना कि विश्व जो टीकाकरण सप्ताह है वो हमेशा लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल माना जाता है। जैसे इस तरीके से अब क्या आएगा 24 से 30 आएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग ईयर के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो हमेशा लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्क फैक्टर सच ए पर्सन ए बैकग्राउंड लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट आर नोन टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ ए सर्टेन डिजीज, चूज द करेक्ट वन। किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, जीवन शैली और पर्यावरण कुछ बीमारियों की संभावना को बढ़ाने का जोखिम कारण होता है। तो ये होता है हमारा एक तरीके से जो नॉन कंज्यूमेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचरणीय रोग। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द एक्ट डील विद द वेरियस प्रॉब्लम कंसर्निंग द सेफ्टी, हेल्थ, एफिशिएंसी एंड वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन एट ए वर्क प्लेस। किसी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा या स्वास्थ्य, दक्षता और कल्याण से संबंधित विभिन्न समस्याओं से जो संबंधित जो एक तरीके से वो किसके द्वारा डील की जाती है। तो ये आती है हमारे किस एक्ट के अंदर आती है, तो ये आती है फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 एक्ट डील विद द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता और उसके कल्याण और विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड पर्सनल विद एडिक्वेट इक्विपमेंट सप्लाइज एंड द फैसिलिटीज़। कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ ही पर्याप्त उपकरण, आपूर्ति और सुविधा प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है हमारा एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर वो होता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर इज मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड पर्सनल विद एडिक्वेट इक्विपमेंट सप्लाइज एंड द फैसिलिटीज़। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट एड रूम आर मैंडेटरी व्हेन देयर आर मोर देन डैश द नंबर ऑफ वर्कर एट ए वर्क प्लेस और व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल हाई और द स्पेसिफिक रिस्क एट द वर्क। तो प्राथमिक चिकित्सा कक्ष अनिवार्य है जहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अगर ज़्यादा है या फिर जहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चोट लगने का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहता है, वो हाईली रिस्क होता है। तो जो फर्स्ट एड रूम का होना आवश्यक है जहाँ पे कर्मचारी है वो 500 की संख्या से ज़्यादा हो तब। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो फर्स्ट एड बॉक्स वैसे हर जगह ही होता है और होना भी चाहिए। तो अगर एक तरीके से जो रूम कहते हैं, डॉक्टर रूम कहते हैं या नर्सिंग रूम कहते हैं, वो उस कंपनी या किसी फर्म के अंदर होना चाहिए अगर उसके कर्मचारियों की जो संख्या है वो 500 से अधिक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई द ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के नियंत्रण में भूजल निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जल प्रदूषण के नियंत्रण में भूजल निगरानी इसलिए आवश्यक हो जाती है टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ द वाटर, पानी की अच्छी क्वालिटी या गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। अगर मान लो जो वाटर है पोल्यूटेड है, अगर उसको हम पी रहे हैं तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो वाटर में जल के जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए या कम करने के लिए या वो इसलिए करते हैं ताकि हम पानी की अच्छी क्वालिटी को या गुणवत्ता को प्राप्त कर सकें। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण में भूजल निगरानी इसलिए आवश्यक होती है मेनली टू प्रोवाइड द गुड क्वांटिटी या गुड क्वालिटी ऑफ द वर्क। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट कंटेंट द हैवी मेटल एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी कीटनाशु या कीटाणु शोधकों में भारी धातु होती है सिवाय किसके? तो सिवाय क्लोरीन के ऑल द डिसइंफेक्टेंट कंटेन द हैवी मेटल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजोला इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर एज इट हैज़। जैव उर्वरकों के रूप में जो अजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में जो अजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टेज डज अडल्ट्रेशन टेक प्लेस इन। किस चरण में मिलावट होती है? तो जो मिलावट होती है वो एट द प्रोडक्शन स्टेज पे भी हो सकती है, जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर स्टेज पे भी हो सकती है, रिटेलर स्टेज पे भी हो सकती है। तो जो मिलावट अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो किसी भी लेवल पर कर सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर द अडल्ट्रेंट एडिड। जो एक तरीके से जो अपमिश्रक या फिर खोट को मिलाया जाता है। तो अडल्ट्रेंट एड इज टू इंक्रीज द सेव लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू इम्प्रूव द फ्लेवर, कलर एंड द अपीयरेंस एंड टू सेल लेसर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन कैन बी। कोई टीका हो सकता है। तो ये वैक्सीन कैन बी एन एंटीजन प्रोटीन या वीकेंड पैथोजन या फिर लाइव अटेन्यूएटेड पैथोजन। तो द राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स स्टैंड फॉर या एड्स जो स्प्रेड ड्यू टू। जो एड्स है वो किस तरीके से फैलता है? तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है acquired immunodeficiency syndrome। तो एड्स स्प्रेड ड्यू टू द
इन्फेक्टेड निडल्स एंड द सिरिंज। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो इंजेक्शन वगैरह लगाता है, अगर एक व्यक्ति को लगाने के बाद में दूसरा पे यूज कर लेता है तो एड्स फैलने का खतरा बना रहता है, अगर उस व्यक्ति कोई पहला वाला व्यक्ति है वो अगर एड्स से इन्फेक्टेड है तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। इटाई इटाई डिजीज इज कोज ड्यू टू विच पोल्यूटेंट। इटाई इटाई रोग है वो किस प्रदूषण के कारण होता है, तो ये होता है हमारा कैडमियम के कारण। तो इटाई इटाई डिजीज इज कोज ड्यू टू द कैडमियम पोल्यूटेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ टर्बिडिटी डिस्क्राइब द विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर। टर्बिडिटी टेस्ट पानी की किस विशेषताओं का वर्णन करता है, तो ये करता है द सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर, पानी में निलंबित सामग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन रिक्वायर दैट द टेंट कैंप साइट बी। आपदा राहत कार्यों के दौरान स्वच्छता आवश्यकताओं की आवश्यकता है कि तंबू शिविर साइटें हो। तो ये हो सकता है ऑन द स्लोप ऑफ विद नेचर ऑफ द सोयल दैट फेवर द इजी ड्रेनेज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशन एंड अवे फ्रॉम द मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट देन रिफ्यूज्ड डम्प्स एंड द कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल जोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ these. Next question is the carefully designated area where the waste is burned to prevent the water contamination are called. सावधानी पूर्वक नामित क्षेत्रों जहां पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्ट को दफनाया जाता है, तो ये एरिया होता है सैनिटरी लैंडफिल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वाउंड्स। जो रक्तस्राव घावों की देखभाल करते समय जो पहला कदम है वो कौन सा होना चाहिए। तो जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति को चोट लगी है, खून बह रहा है, तो जहाँ से खून बह रहा है तो वहाँ पे हम एक तरीके से प्रेशर अप्लाई कर खून को रोक सकते हैं और अप्लाइंग ए डायरेक्ट प्रेशर विद ए क्लीन और ए स्टीलिंग ड्रेसर, एक साफ या फिर बाज ड्रेसिंग के साथ सीधे उसको दबाना है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रीट ए फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड। फर्स्ट डिग्री बर्न के उपचार के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके उपचार के लिए अप्लाई द कूल रनिंग वाटर अंटिल देर इज ए लिटिल और नो रिमेनिंग पेन। ठंडे पानी को जब तक लागू करेगी जब तक दर्द कम या शेष न रहे। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रीट एक तरीके से जो बर्न होता है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो ऐसे बर्न को हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि ठंडे पानी की बौछार करा सकते हैं जब तक हमारा जो दर्द है वो कम या फिर शेष न रह जाए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग केमिकल्स आर डिसइंफेक्टेंट एक्सेप्ट। निम्नलिखित रसायन कीटाणुशोधक है सिवाय किसके। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकल आर डिसइंफेक्टेंट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था, तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1985। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ। पोषण में डैश का अध्ययन शामिल होता है, तो ये होता है हमारा द न्यूट्रिएंट्स द इंक्लूड द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फूड या प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेशन एंड द वे एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड। पोषक में जीव का भोजन पाचन की प्रक्रिया, एक जीव किस तरह से भोजन प्राप्त करता है, ये सभी अध्ययन उसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर आर
ट्रांसपेरेंट टू, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के लिए पारदर्शी होती है। तो ये होती है हमारी द प्रोसेस ऑफ द, एक तरीके से कह सकते हैं, डाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ट्रस्टेड पार्टनर व्हेन इट कम टू कीप द वर्कप्लेस हाइजीन सस्टेन्ड एंड अप टू ए हाई स्टैंडर्ड। जब कार्यस्थल की स्वच्छता को बनाए रखने और एक उच्च स्तरीय मानक बनाए रखने की बात आती है तो एक विश्वसनीय भागीदार होता है। तो ये होता है हमारा एक तरीके से AISCO। तो AISCO एक तरीके से जो ट्रस्टेड पार्टनर होता है जो कि मेनली यूज टू कीप द वर्क प्लेस हाइजीन स्टैंड एंड अप टू ए हाई स्टैंडर्ड। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया सारस्वत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई एक्सपोजिंग एन एनिमल टू एन इम्यूनोजन इन ए कंट्रोल वे इट बॉडी कैन बी लर्न टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड। किसी पशु को एक नियंत्रित विधि में एक इम्यूनोजेक प्रति उजागर करने और अपने उसकी शरीर की रक्षा करना सीखना, इसे क्या कहलाता? तो ये कहता है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन या फिर सक्रिय प्रतिरक्षक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज वेयर द प्री सिंथेटाइज एलिमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम आर ट्रांसफर टू ए पर्सन सो दैट द बॉडी डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस दैम द एलिमेंट इटसेल्फ। डैश वह है जहाँ प्रतिरक्षक प्रणाली के पूर्व संश्लेषित तत्वों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं होती, प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा कहलाता है द पासिव इम्यूनाइजेशन। तो पासिव इम्यूनाइजेशन इज ए वेयर द प्री सिंथेटिक एलिमेंट दैट इम्यून सिस्टम आर ट्रांसफर टू ए पर्सन सो दैट द बॉडी डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस दीज एलिमेंट इटसेल्फ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। व्हेन द पेंडेमिक डिजीज़ एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड, जो महामारी रोग है अधिनियम है वो कब तैयार किया गया था? महामारी रोग अधिनियम है वो तैयार किया गया था 1897 में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंडिंग डिजीज़ एक्ट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एक्ट इन इंडिया द कंपेयरिंग ओनली डैश द नंबर ऑफ सेक्शंस। महामारी रोग अधिनियम भारत के छोटे अधिनियमों में से एक है जिसमें केवल 4 धाराएं शामिल होती है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट ए रिपोर्ट ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय जब इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो वर्कर काम करते हैं, उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को बनाने की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी, वो की गई थी हमारी BP अदकर के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द इंडिया पास द सुप्रेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक इन वोमेन एंड गर्ल्स एक्ट या सीता। भारत ने महिलाओं और कन्याओं की अनैतिक तस्करी का दमन कानून है वो कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1988 में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल फूड लेबोरेटरी मीन्स एनी लेबोरेटरी और ए इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश और द स्पेसिफाई अंडर द विच सेक्शन। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला का अर्थ है कि कोई प्रयोगशाला या संस्थान कौन खंड के तहत स्थापित या फिर निर्देशित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेक्शन 4।
राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। थैंक यू, जय हिंद।